नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सिंह भाटी। आज अपनी केमिस्ट्री की दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपन बात करेंगे एल्केन को बनाने की विधियों की। पिछली क्लास में कुछ विधियां अपन ने देख ली कि जिससे एल्केन को बना सकते हैं, जिसमें आपको वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया और वुड्स अभिक्रिया और कॉल्बे विद्युत अपघटन, ये तीनों अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है सेकंड ग्रेड के लिए। इनको आप तीनों को अच्छे से कर लेना, बाकी वालों को भी देख लेना। लेकिन ये तीनों जो अभिक्रिया मैंने बताई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है। आगे अगर अपन बात करते हैं एल्केन को बनाने की विधियों में, तो इससे आगे जो विधियां होती है मैं लिखूंगा कि एल्केन को बनाने की विधियां, एल्केन बनाने की विधियां। अब एल्केन बनाने की विधियों में जो अगली पहली विधि है, तीन चार जो पीछे हो गई है, उनसे आगे वाली जो विधि है वो पहली विधि है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन, इस क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है, एल्डिहाइड जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, एल्डिहाइड वो कीटोन, उनका अपचयन करवाया जाता है। किसकी उपस्थिति में? जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में क्या करवाया जाता है, इनका अपचयन करवाया जाता है। किसका अपचयन करवाया जाएगा? एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन किया जाता है। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O H+4H किसकी उपस्थिति में होगी? ZnHg जिंक अमलगम, और यह विक्रिया शांद्र HCl की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 4, और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ की 2 हाइड्रोजन और एक ये वाली ऑक्सीजन, यहाँ से ये निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एक H2O निकल जाएगा, जल का अणु निकल जाएगा। तो यहाँ पीछे क्या बचा? 2 हाइड्रोजन और बची, और एक हाइड्रोजन, ये 3, और इस कार्बन से जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3, ये CH3। ये तो एल्डिहाइड से हो गया। अगर अपन बात करते हैं कीटोन की, तो कीटोन से कैसे हो सकता है? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3, इसका अपचयन करवाया जाता है। किसकी उपस्थिति में? ये भी जिंक अम्लगम की उपस्थिति में, सांद्र HCl की उपस्थिति में, मतलब जिंक अम्लगम की उपस्थिति में ये अपचयन करवाया जाता है। तो यहाँ से भी कितनी? 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, यहाँ से क्या निकल जाएगा? एक जल का अणु यहाँ से भी निकल जाता है, और ये बनेगा CH3 CH2 और CH3। ये क्या होता है? प्रोपेन हो जाएगा, और ये क्या है? इथेन हो जाएगा। तो ये दोनों अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? क्लीमेंसन अभिक्रिया है, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, उनका अपचयन करवाया जाता है। किसकी उपस्थिति में? ये जिंक अम्लगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन करवाया जाता है। बनता क्या है? एल्केन बनता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अगली दूसरी अभिक्रिया है, आज की दूसरी अभिक्रिया है, जिसको कहते हैं वोल्फ किशनर अपचयन। क्या कहते हैं? वोल्फ किशनर अपचयन। दूसरी अभिक्रिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान रखना इसको। वोल्फ किशनर अभिक्रिया, वोल्फ किशनर अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड या कार्बोनिल यौगिक होते हैं, उनका अपचयन करवाया जाता है। किससे? हाइड्रोजन से करवाया जाता है। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? NH2 यह हाइड्रोजन होता है, इससे क्रिया करवाई जाती है। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रेजिन कहते हैं। यह हाइड्रोजन से करवाया जाता है। किसका? कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन। जैसे ये CH3H C डबल बॉन्ड, इसको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ उल्टा, H2N और ये NH2। तो यहाँ से क्या करना, ये पूरा जल का अणु यहाँ से निकल जाएगा। ये जल का अणु निकल गया, पीछे जो बचा है उसको लिख दो। ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड N और NH2, ये बच गया पीछे। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाली नाइट्रोजन निकल जाएगी। इसको जब गर्म करेंगे तब यहाँ से ये नाइट्रोजन निकल गई, पीछे क्या बचा? CH3 और एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, वो 3। तो ये हो जाएगा CH3 और CH3, क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगी, है ना। तो यहाँ से ये क्या बन गई है? एल्केन बन गई है।
इसी तरह से यह अभिक्रिया कीटोन के भी साथ हो सकती है। वहाँ से भी क्या बनेगा, प्रोपेन बन जाएगी। यहाँ एल्केन बनी है वो एथेन है, और वहाँ क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। तो वोल्फ किस्नर अपचयन में क्या किया जाता है, कार्बोनिल यौगिकों का जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनका अपचयन करवाया जाता है। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ करवाया जाता है। बनता क्या है, एल्केन बनती है। अब यहाँ से दो अभिक्रिया याद रखनी है आपको, ये दोनों कौन सी, क्लीमेंसन अपचयन और वोल्फ किस्नर अपचयन में ये कौन सी अभिक्रियाएं होती है, एल्केन बनाने की रासायनिक विधियां हैं ये वाली अभिक्रिया। अगली तीसरी अभिक्रिया, अपन को एल्केन बनाने की विधियों की बात कर रहे हैं, तो तीसरी अभिक्रिया, आज की तीसरी अभिक्रिया है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या करना है, अपचयन करना है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करवाया जाता है। तो ये CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल 6HI, और यहाँ पे लिया जाता है आपके लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाई जाती है। तो देखो यहाँ 6HI है तो आयोडीन तो पूरा निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से आपके निकल जाएगा 3I2, क्या निकल जाएगा यहाँ से 3I2, 6I निकल गया। पीछे और क्या निकल जाएगा यहाँ से, देखो हाइड्रोजन कितने हैं, छः, छः और दो ऑक्सीजन है, मतलब 2H2O निकल जाएगा, दो जल के अणु निकल जाएगी। पीछे यहाँ हाइड्रोजन छः में से कितने चले गए, चार चले गए, चार चले गए तो पीछे कितने बचे, दो और एक ये तीन, और उस कार्बन से जाके जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3 क्या बन जाएगी, इथेन बन जाएगी। तो ये एथेन भी क्या है, एक प्रकार की एल्केन होती है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का जब अपचयन करवाया जाता है, ये अपचयन है, अपचयन करवाया जाएगा किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड से अपचयन करवाया जाता है। तब क्या बनती है, यहाँ पर भी क्या बनती है, एल्केन बनती है। तो ये एल्केन बनाने की विधियाँ तीन महत्वपूर्ण हैं। अब याद रखना, एल्केन बनाने की विधियाँ आपको इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि आप इनको याद कर लेना, इनको पढ़ लेना, इसको अच्छे से समझ लेना। कौन कौन सी अभिक्रिया, एक आपको वुड्स अभिक्रिया देखनी है कि वुड्स अभिक्रिया में इसको समझना है कि क्वेश्चन कैसे है, समझ में आएगा। देखो एक अभिक्रिया सीधी पूछी जा सकती है और इस अभिक्रिया को घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो उसको थोड़ा आप देख लेना। वुड्स अभिक्रिया आपको देखनी है पहले नंबर पर। दूसरी अभिक्रिया देखनी है विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया देखनी है। कौन सी अभिक्रिया, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया देखनी है। तीसरी कौन सी अभिक्रिया है, कॉल्बे विद्युत अपघटन देखनी है। कौन सी अभिक्रिया देखनी है, कॉल्बे विद्युत अपघटन देखनी है। चौथी अभिक्रिया कौन सी है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, जो पहली पड़ी थी, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, वो वाली भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। पांचवी अभिक्रिया कौन सी है, आज अपन ने जो पढ़ी है, क्लीमेंसन अपचयन, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। और छठी अभिक्रिया कौन सी है, वोल्फ किश्नर अपचयन वाला, जो कौन सी, वोल्फ किश्नर अपचयन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। और ये छह अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले इतनी नहीं है, लेकिन ये छह अभिक्रिया हैं जो आपको इसके अंदर पढ़नी है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। आगे अपन बात करते हैं एल्केन के भौतिक गुणधर्म। अगला टॉपिक बनाने की विधियाँ कंप्लीट हो गई है। यहाँ से लगभग सेकंड ग्रेड में एल्केन से एक सवाल पूछा जाता है, और एक सवाल कहाँ से आएगा, जो अपन ने पीछे पढ़ लिया है उसमें से 101% सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आना है। और आता है तो जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने बताया है, 100% उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, मेरी गारंटी है। अगली बात करते हैं एल्केन के भौतिक गुणधर्म। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आया तो कभी नहीं है, लेकिन यूँ लगता है कि यहाँ से सवाल आने के अच्छे चांस बनते हैं। देखो भौतिक गुणों की नॉर्मली बात करें कि भौतिक गुणधर्म क्या आता है कि इनकी अवस्था कैसी होती है। तो एल्केन के जो सदस्य होते हैं C1 से लेकर C4 तक के जो सदस्य होते हैं, C1 से लेकर C4 तक के जो सदस्य होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, गैस के रूप में होते हैं। अब गैस के रूप में कैसे, जैसे CH4, ये गैस कौन सी होती है, मिथेन होती है, मिथेन होती है, एथेन होती है, ये सब गैसें होती है, प्रोपेन होती है, और ये ब्यूटेन होती है। ये चारों कौन सी होती है, गैस के रूप में पाई जाती हैं।
तो याद रखना C1 से लेकर C4 तक के सदस्य होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, गैस के रूप में पाए जाते हैं। अगला C5 से लेकर C17 तक, C17 तक होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, द्रव के रूप में होती है। C5 से लेकर C17 तक कौन से रूप में होती है, द्रव के रूप में होती है। और C18 से ऊपर वाले जितने भी सदस्य होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, ठोस के रूप में पाई जाती है। तो ये नॉर्मली चीज़ें हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनना है। इस बात से जो भी पढ़ा है इस यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनना है, लेकिन एक थोड़ा सा बता दिया कि ये इस रूप में पाए जाते हैं। अगली बात करें कि जो एल्केन श्रेणी के सदस्य होते हैं वो जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। इनकी विलेयता का थोड़ा ध्यान रखना कि ये एल्केन श्रेणी के सदस्य होते हैं वो जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। जल में अविलेय होते हैं, लेकिन जो कार्बनिक विलायक होते हैं, कार्बनिक विलायक कौन कौन से, जैसे बेंजीन है, बेंजीन एक कार्बनिक विलायक है, उसमें ये क्या हो जाएंगे, विलय हो जाते हैं। तो इनकी विलेयता विलेयता क्या होती है, अविलेय होती है। कौन से विलायकों में, जो भी अद्रव्यीय विलायकों में क्या होती है, ये अविलेय होती है। तो कार्बनिक विलायक जितने, जैसे बेंजीन है तो उसमें ये क्या हो जाएगी, विलयशील होती है। अगली बात करें इनके गलनांक, क्वथनांक और घनत्व की। अगर इनके गलनांक, क्वथनांक और घनत्व, ये गलनांक, ये क्वथनांक और ये घनत्व, गलनांक क्वथनांक, मेन बात है गलनांक और क्वथनांक पे सवाल यहाँ से पूछा जाता है। कार्बन, एक सीधी सी बात करें कि अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है ना, कार्बन की संख्या बढ़ती है, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है तो क्या होगा, गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो ये गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते हैं। दूसरी बात ये रखना कि, तो पहली बात होगी कि अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ गई तो गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाएंगे। दूसरी बात यहाँ मेन ध्यान रखना है कि जो सम कार्बन वाले होते हैं, जिनमें कार्बन की संख्या सम होती है, और एक होती है विषम कार्बन संख्या। सम का मतलब जैसे 4 कार्बन वाला हो गया और एक 5 कार्बन वाला, एक विषम संख्या वाला हो गया, विषम कार्बन संख्या वाला हो गया। जैसे एक 4 कार्बन वाला एल्केन है और एक 5 कार्बन वाली एल्केन है, इन दोनों में किसके गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होंगे, जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होंगे, आपके कार्बन की संख्या सम होगी उसके गलनांक व क्वथनांक अधिक होंगे। अब अधिक कैसे होंगे, इन वाले में क्या होती है, कार्बन परमाणुओं के जो मैथिल समूह होते हैं ना, सिरे वाले मैथिल समूह, ये सिरे वाले मैथिल समूह होंगे वो क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। सिरे वाले विपरीत दिशा में कैसे हो जाएंगे, जैसे एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि ये विपरीत दिशा में कैसे होते हैं। जैसे ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8 सम कार्बन का हो गया। अब 8 है तो इनमें देखो एक सिरा इधर पड़ा है और एक सिरा इधर पड़ा है, मतलब जो सिरे के मैथिल समूह है ना वो कौन सी स्थिति में है, विपरीत दिशा में है। अब विपरीत दिशा में हो गए तो ये इनकी जो व्यवस्था होती है वो अत्यधिक व्यवस्थित रूप में ये होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर विपरीत दिशा में है तो ये अत्यधिक व्यवस्थित दिशा में है, व्यवस्थित दिशा में है तो गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो सम कार्बन जिसमें भी होंगे उनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, विषम कार्बन संख्या में की तुलना में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। सम वाले के अधिक हो जाएंगे और विषम वाले जितने भी होंगे वो क्या होंगे, अब देखो विषम वाले हो जाएंगे, जैसे 9 कार्बन है तो दोनों मैथिल समूह क्या आएंगे, जैसे एक यहाँ आएगा और दूसरा भी क्या आएगा, यहाँ आएगा, तो एक ही दिशा में होगी, एक ही दिशा में हो जाएंगे तो ये अव्यवस्था हो जाएगी। अब अव्यवस्था होने के कारण गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाते हैं, कम हो जाती है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। तो पहली चीज़ देखी, कार्बन की संख्या अगर अधिक है तो गलनांक क्वथनांक अधिक होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ अपन देखी कि अगर कार्बन की संख्या सम है तो गलनांक क्वथनांक अधिक, सम की तुलना में विषम के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ है, इसमें आप ध्यान रखना। अगली अगर बात करें अपन की, तीसरी बात, तीसरी मैं बात करता हूँ, एक होते हैं साकित एल्केन और दूसरा होता है असाकित एल्केन। एक होता है साकित एल्केन
दूसरा होता है अशाखित एल्केन। शाखित और अशाखित में किसके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जैसे मैं ये कर रहा हूँ कि ये CH3, ये CH3 और ये CH3 और ये CH3, इसको समझो CH3, CH2, CH2 और CH3। देखो यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन। इन दोनों में गलनांक और क्वथनांक किसके ज़्यादा होंगे, जो अशाखित होंगे। मतलब शाखाएं जिसके बढ़ जाती है, गलनांक क्वथनांक भी क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना, अगर शाखाओं की संख्या बढ़ेगी तो गलनांक क्वथनांक क्या होंगे, कम हो गए। अगर कोई सीधी श्रृंखला वाली एल्केन श्रेणी है तो उसके गलनांक क्वथनांक क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये बात ध्यान रखना कि शाखित एल्केनों के गलनांक और क्वथनांक होते हैं वह अशाखित एल्केनों की तुलना में क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे बात करते हैं अपन पेंटेन के जो समावी होते हैं, पेंटेन के संरचना समावी होते हैं। कौन कौन से होते हैं पेंटेन के संरचना समावी। पहला अपन ने देखा था नॉर्मल पेंटेन, CH3, CH2, 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 ये CH3। दूसरा अपन ने देखा था CH3, ये CH3 और ये CH3, ये CH3 नहीं, एक मिनट रुकना, ये CH3, ये CH2, 5 होते हैं ना, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा इसको देखते हैं, सही करते हैं इसको, एक मिनट। 5 होते, एक तो होता नॉर्मल पेंटेन, दूसरा होता है आइसोपेंटेन, ये होता है CH3, CH, CH3, CH2 और CH3। और एक होता है CH3, ये CH3 और ये CH3, ये CH3। इसको कहते हैं आइसोपेंटेन और इसको कहते हैं नियोपेंटेन, है ना। तो वो आइसोपेंटेन हो जाएगा और ये नियोपेंटेन। देखो ये अशाखित है, ये अशाखित है, तो ये क्या है, शाखित है, और ये भी क्या है, शाखित है। तो गलनांक और क्वथनांक किसके ज़्यादा होंगे, एक होता है नॉर्मल पेंटेन, दूसरा होता है आइसोपेंटेन और तीसरा होता है नियोपेंटेन। इन तीनों में गलनांक क्वथनांक किसके ज़्यादा होंगे, नॉर्मल पेंटेन के कितना ज़्यादा होंगे, नॉर्मल पेंटेन के। इसका होता है 309 केल्विन, उसका होता है 301 केल्विन और उसके होते हैं 282 केल्विन होता है। कितना होता है, 282 केल्विन होता है। तो देखो यहाँ ये अशाखित है, ये अशाखित है, तो इसके गलनांक क्वथनांक क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। किसकी तुलना में, शाखित की तुलना में। तो ये भी क्या है, शाखित है और ये भी क्या है, शाखित है। तो इनकी तुलना में गलनांक क्वथनांक किसके ज़्यादा होंगे, जो अशाखित होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब दूसरी एक चौथा पॉइंट और है। चौथा पॉइंट क्या है, आणविक द्रव्यमान में जब वृद्धि होगी, आणविक द्रव्यमान में, आणविक द्रव्यमान में अगर वृद्धि होती है तो गलनांक क्वथनांक में भी क्या होगी, गलनांक क्वथनांक में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इस ध्यान को देना, अगर आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो गलनांक क्वथनांक में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये अपन ने एल्केनों की क्या बात कर ली, भौतिक गुणों की बात कर ली। तो इन भौतिक गुणों को आप ध्यान रखना, गलनांक क्वथनांक से सवाल पूछा जा सकता है। तो सेकंड ग्रेड में गलनांक क्वथनांक से सवाल पूछा जाएगा। आप इसको समझना अच्छे से, जो मैंने बताया है 100% मैं बताऊंगा आपको। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि जो अपन यहाँ इस क्लास में देखेंगे आपको उसमें से सवाल 100% मिलेंगे। और सवाल भी कैसे मिलेंगे, ऐसे नहीं है कि कोई अलग लैंग्वेज मिल जाए, जो अपन यहाँ बात कर रहे हैं वो ही सवाल मिलेगा। मेरे नोट्स मैंने पिछले, जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने केमिस्ट्री में एनसीईआरटी और थोड़ा बहुत बीएससी का टॉपिक पढ़ा था, बाकी कुछ नहीं पढ़ा था। मेरे केमिस्ट्री में 34 क्वेश्चन राइट हुए थे। अब 34 क्वेश्चन राइट हुए थे, मेरी सब्जेक्ट अच्छी है केमिस्ट्री, ठीक है, एक तो सब्जेक्ट अच्छी है। दूसरा मैंने क्या किया था, इस अभी 34 नंबर आए थे ना, टोटल क्वेश्चन थे 41 केमिस्ट्री के।
अब ये मेरे 34 सवाल सही हुए थे। मैंने 5 टॉपिक केमिस्ट्री के मैं छोड़ के गया था, स्किप करके गया था। इस 5 टॉपिक, ये 5 टॉपिक कौन से थे? फिजिकल केमिस्ट्री के थे। अब फिजिकल केमिस्ट्री के 5 टॉपिक में से मैंने लगभग 23 से लेकर 24 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आते हैं, मुझे पता था कि इन 5 फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल, एक यूनिट से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना है। तो मैंने क्या किया था, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला के टोटल लगभग 23 से लेकर 24 क्वेश्चन मैंने तैयार कर दिए थे। किसके? न्यूमेरिकल के। और उसमें से 4 क्वेश्चन आए थे, 3 मेरे क्या हो गए थे, राइट हो गए थे, एक मैंने क्या किया था, स्किप किया था। देखो 5 यूनिट में भी माथापच्ची नहीं की, 4 न्यूमेरिकल आ गए, 3 सही हो गए और एक स्किप कर दिया, तो अपना तो फ़ायदा ही हुआ ना। तो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। लेकिन ये है ना कि सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लड़ना बहुत आसान है। आप जितना सोचते हो सिलेबस को देख के ही डर जाते हो, लेकिन उसको जितना अच्छे से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे ना, उतना ही सेकंड ग्रेड पढ़ना बहुत आसान है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, किताबों को टाइम देना पड़ेगा, किताबों के साथ रहना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होना है। ऐसे सिलेक्शन होते नहीं है। आगे अपन बात करते हैं, एल्केन की बनाने की विधियाँ हो गई, भौतिक गुणधर्म हो गए, अब आती है इनकी रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ से सवाल भी अच्छा सा बनता है रासायनिक अभिक्रियाओं में से। और लगभग सेकंड ग्रेड में अगर सवाल पूछा जाता है तो जहाँ तक मैंने देखा है, गलनांक, क्वथनांक, ये भौतिक गुणधर्म यहाँ से सेकंड ग्रेड में सवाल बहुत कम पूछा है, कभी पूछा ही नहीं है शायद। लेकिन हो सकता है कि कभी पिछले एग्जाम में जैसे पूछ लिया कि प्रोपेन के विरचन के लिए किस कार्बोक्सिलिक लवण के अम्ल की अभिक्रिया या अम्ल के लवण की आवश्यकता होगी प्रोपेन के विरचन के लिए, तो वो तो मैंने बता दिया कि प्रोपेन का विरचन करना है तो आपको एक अधिक कार्बन वाली लेने, तब जाके एक कम कार्बन वाली एल्केन बन जाएगी। वो तो उसमें से पूछ लिया था। अब यहाँ की रासायनिक अभिक्रियाओं से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ की सबसे पहली अभिक्रिया है हैलोजनीकरण अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब देखो अपने को तो पूरी अभिक्रिया देखनी है, कोई क्रियाविधि वगैरह नहीं देखनी है। सवाल क्या आएगा वो इस अभिक्रिया से आप समझना कि क्या सवाल पूछ, मैं समझाऊंगा पूरा कि ये इस तरह से होता है, ये अभिक्रिया ये है, लेकिन अपने सवाल क्या पूछा जाएगा वही है। इसमें क्या होता है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया में एल्केन की प्रत्येक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है। अब प्रत्येक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा? हैलोजन के द्वारा हो जाता है। एल्केन की प्रत्येक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर हैलोजन द्वारा हो जाता है तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब एक ध्यान रखना कि ये जो अभिक्रिया होती है उसकी क्रियाविधि पूछी जाती है कि हैलोजनी एल्केन के हैलोजनीकरण अभिक्रिया किस क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। क्रियाविधि डायरेक्ट कैसे होती है वो नहीं पूछा जाएगा, कौन सी क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। तो ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि द्वारा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि द्वारा यह अभिक्रिया संपन्न होती है। आपको ध्यान रखना है कि एल्केन की जो रासायनिक अभिक्रिया है हैलोजनीकरण अभिक्रिया, ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। ध्यान रखना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये अभिक्रिया है। ये एक सवाल ऐसे मान के चलो कि सेकंड ग्रेड में अगर सवाल पूछा जाता है इस अभिक्रिया से तो यही पूछा जाएगा कि यह अभिक्रिया किस क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। अब मैं यही बताऊंगा कि सवाल क्या बन सकता है, उसको मैं अपन देखेंगे। बाकी अपने बेसिक वगैरह आप करते रहना, जो भी आपको करना है वो करते रहना। सिलेक्शन वाली चीज़ें मैं बता दूंगा, बाकी आपको जो करना है वो आप करते रहना, ठीक है। अब ये अभिक्रिया होती कैसे उसको थोड़ा समझो। जैसे ये एक एल्केन है, मिथेन है, इसका क्रिया क्लोरीन से किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, लाइट की उपस्थिति में होती है। यहाँ से एक क्लोरीन का अणु, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये क्या निकल जाएगा? HCl बनेगा क्या? CH3Cl, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। अब देखो प्रत्येक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो सकता है, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो या सभी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो, वही हैलोजनीकरण अभिक्रिया होती है। यहाँ ये बन गया CH3Cl और इसकी क्रिया Cl2 से और करवा दीजिए। यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? लाइट में। यहाँ का एक Cl और यहाँ का एक हाइड्रोजन, क्या निकल जाएगा? HCl।
और बना क्या, वहाँ यहाँ क्या रहेगा CH2, ये CH2Cl और एक Cl ये वाला आ जाएगा, तो CH2Cl2 आ जाएगा। तो ये CH2, ये Cl2 की अभिक्रिया और करवा दो, वही वापस यहाँ पर लाइट लेना है, और क्या हो जाएगा यहाँ का Cl और यहाँ का एक हाइड्रोजन, तो ये HCl निकल गया। यहाँ क्या बचा CH और ये Cl2 पहले और एक Cl यहाँ का, ये CHCl3 आ गया। इसको CHCl3 को कहते हैं क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म होता है। तो क्लोरोफॉर्म ये हो गया क्लोरोफॉर्म। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना इस क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप बताना कि इस ये जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 इसका IUPAC नाम क्या होता है, ये आप बताना, नहीं तो फिर मैं कमेंट में करके आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला ये CHCl3 और ये Cl2, इसके ऊपर लाइट की अभिक्रिया करवाई जाती है, और यहाँ से क्या बनता है, यहाँ का एक Cl और यहाँ का एक H, ये HCl निकल जाएगा, ये बन जाएगा CCl4। इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। या इसको, इसका भी IUPAC नाम बताना आप, इसका भी मैं बता दूँ अभी, टेट्राक्लोरोमेथेन भी कहते हैं इसको, टेट्राक्लोरोमेथेन, या फिर इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका IUPAC नाम क्या, ये टेट्राक्लोरो है तो ये ट्राइक्लोरोमेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन हो जाएगा इसका IUPAC नाम। ये वाली चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं। इस अभिक्रिया में पूछा क्या जाएगा, इस अभिक्रिया में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। 3 कौन सी होगी, एक इसकी अब देखो आगे और थोड़ा देखते हैं, आगे देखें कि देखो ये हैलोजन की क्रिया हो रही है, तो एल्केनो की हैलोजन से क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। 4 प्रकार के हैलोजन होते हैं, उसमें से हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा वो आपको ध्यान रखना है। क्रियाशीलता में ये क्लोरीन, फिर क्लोरीन नहीं, सबसे पहले फ्लोरीन होगा, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन। ये 4 होती है जो कौन सी अभिक्रिया देते हैं, हैलोजनीकरण अभिक्रिया देते हैं, और यही इनकी क्रियाशीलता का क्या होता है, क्रम होता है। ध्यान रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक सवाल ये पूछा जाएगा। और फिर एल्केनो से हाइड्रोजन के विस्थापन की दर क्या होगी, हाइड्रोजन के विस्थापन की दर, हाइड्रोजन के विस्थापन की दर, हाइड्रोजन के विस्थापन की दर होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्केनो, ये हाइड्रोजन होती है, ये उनके विस्थापन की दर होती है। इनको आप अच्छे से देख लेना। आज के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।